गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। तो आज के इस लेक्चर के साथ हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग है। और यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग के कंप्लीट कोर्स को कवर कराया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स को कवर कराने के लिए हम लोग जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे वो आपके जेयूटी डिप्लोमा का सिलेबस होगा। जेयूटी डिप्लोमा के इरिगेशन इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कोड की बात करें तो सब्जेक्ट कोड हमारा CIV 503 है। अगर आप कंप्लीट सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि इस लेक्चर सीरीज में कवर किया जाएगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें कि हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे हम लोग क्या कवर करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग और इरिगेशन का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग एडवांटेज ऑफ इरिगेशन को डिस्कस करेंगे, इल इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से आपके सिलेबस में दिया गया है और इसको हम लोग आज के क्लास में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज इरिगेशन, तो अगर इरिगेशन के डेफिनेशन की बात करें देन इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर फुल फ्लेज नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप। तो अगर इरिगेशन क्या होता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो हम लोग इरिगेशन को अ ब्रांच ऑफ साइंस बोल सकते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर को हम लोग देखते हैं। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कहाँ करते हैं? लैंड पर करते हैं, ज़मीन पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि फुल फ्लेज नॉरिशमेंट हो सके क्रॉप का। पूरे के पूरे क्रॉप पीरियड में इसको कंटिन्यू किया जाता है। और अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें then it includes study and design of works in connection with river control, drainage of waterlogged areas and generation of hydroelectric power. तो इरिगेशन इंजीनियरिंग हमारी क्या है? ये एक तरह की स्टडी है किस चीज़ की? डिज़ाइन ऑफ वर्क इन कनेक्शन विथ रिवर कंट्रोल, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इरिगेशन को कंप्लीट करने के लिए इरिगेशन प्रोसेस में जो भी हमारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, चाहे वो कनाल की ज़रूरत हो, डैम की ज़रूरत हो, रिजर्वायर की ज़रूरत हो, तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन है, उसकी जो स्टडी है, वो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज इरिगेशन इंजीनियरिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि इरिगेशन के केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस ही देखने के लिए मिलते हैं। कुछ डिसएडवांटेज है अगर इरिगेशन ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया जाए तब। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? देयर आर टू types of advantages. First is direct advantage and second is indirect advantage. इरिगेशन के डायरेक्ट एडवांटेजेस क्या क्या है? डायरेक्ट एडवांटेजेस में हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन हो जाता है, फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट होता है कि सूखे के सीजन में भी अगर हमारे पास अच्छा इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है तो हम अपना जो इरिगेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाता है क्योंकि यील्डिंग ऑफ क्रॉप बढ़ती है, क्रॉप ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हमारा रेवेन्यू भी बेहतर होता है। मिक्स क्रॉपिंग की फैसिलिटी हमारे पास आ जाती है। तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे डायरेक्ट एडवांटेज है, मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने से सीधा सीधा ये हमें फ़ायदा मिलता है। कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेज भी है, एड ऑन आप बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें हमें पावर जनरेशन की सिस्टम मिल जाती है। अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम डैम्स बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, तो वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी हमें हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन, ये सारी फैसिलिटी मिलती है। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बेहतर हो जाता है, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होने लगता है। ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ने का मतलब ये है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जब भी कहीं पे बेसिन फॉर्म करके अगर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आसपास के वाटर का जो टेबल है उसको इंक्रीज करता है। अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग वे में इरिगेशन कर रहे हैं तो उस केस में हमें कोई खास डिसएडवांटेज देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, एक्सेस पर्कुलेशन हो तो उस केस में वाटर लॉगिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। और जब हम इरिगेशन करते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और ये फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या होता है कि वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। और जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फर्टिलाइज़र इनफिल्ट्रेशन से हमारे ग्राउंड वाटर को रीच कर जाए तो उस केस में हमें ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल वी कैन से दैट जुडिशियल यूज एंड साइंटिफिक कंसिडरेशन हैज़ नो डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम दो अलग अलग बेसिस पे इसे क्लासीफाई करेंगे। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज इसे हम क्लासीफाई करेंगे और दूसरा हम इसे पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं: मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे एरिया कितना होता है? 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। अगर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एरिया कितना होता है? 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो। अगर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एरिया कितना होता है? ये लेस देन 2,000
हेक्टेयर होता है। अब 1 हेक्टेयर के बारे में बात करें, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये 10⁴ मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है ना। तो कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन जब आगे सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे हमें मीटर स्क्वायर में वैल्यू गिवन होती है, तो हम हेक्टेयर में उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम क्लासीफाई करें इरिगेशन प्रोजेक्ट को पर्पस वाइज, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मोर देन 5 करोड़ किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखेंगे। अगर उसी इरिगेशन प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो हमारा 0.25 टू 5 करोड़ के बीच में है, तो इसे हम मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में रखेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारा इसका कॉस्ट जो है वो 25 लाख टू 50 लाख के बीच में है, तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में इसको हम रखेंगे। तो एरिया वाइज क्लासिफिकेशन, कॉस्ट वाइज क्लासिफिकेशन, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन और पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप के इरिगेशन के बारे में, कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट को डिवाइड करें, हम लोग इसे क्लासिफाई करें, इसके टाइप्स को समझें, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास इरिगेशन दो तरह का होता है। एक को हम लोग सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, दूसरे को हम लोग सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। सरफेस इरिगेशन क्या है? सरफेस इरिगेशन उस टाइप का इरिगेशन है जहाँ पे वाटर को कहाँ अप्लाई किया जाता है, सीधा सीधा सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। और सब सरफेस इरिगेशन क्या है? यहाँ पे वाटर को सरफेस पर प्रोवाइड ना करके हम उसे सॉइल लेयर में प्रोवाइड करते हैं, और इसे सब सरफेस इरिगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगर हम लोग बोलें कि सरफेस में पानी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इट हैज़ टू डिफरेंट मेथड। फर्स्ट इज बाई फ्लो इरिगेशन, सेकंड इज बाई लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या है कि अगर हम वाटर को फ्लो मीडियम से, मतलब कि अगर पानी आ रहा है कनाल के थ्रू, रिवर के थ्रू, फ्लो वाटर आ रहा है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम फ्लो इरिगेशन में काउंट करते हैं। और अगर वाटर को हम सरफेस पर प्रोवाइड करने के लिए किसी पंप का इस्तेमाल करके अगर उसे हम पिक करते हैं, ग्राउंड से निकालते हैं, तो उसे हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्लो इरिगेशन के टाइप के बारे में, तो फ्लो इरिगेशन को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेरेनियल इरिगेशन हो गया, दूसरा फ्लड इरिगेशन हो गया। पेरेनियल इरिगेशन वैसा इरिगेशन है जहाँ पर हमें कंप्लीट ईयर में पानी प्रोवाइड करना होता है। फ्लड इरिगेशन एक अलग टाइप का इरिगेशन है, जिसे हम आगे वाइल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। आगे हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। सब सरफेस इरिगेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन एंड नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन क्या है? ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है इरिगेशन का। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसमें सबसे एडवांस है हमारा आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे वाटर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, या वाटर की अवेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो कनाल होता है वो अनलाइंड कनाल है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनलाइंड कनाल होता क्या है। लेकिन अगर कनाल अनलाइंड है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि हम लोग मिट्टी, जिसने हम लोगों ने एक कनाल कर लिया, लेकिन उसकी लाइनिंग नहीं की, उसके चारों तरफ किसी तरह का कोई लाइनिंग नहीं हुआ, कॉन्क्रीट की लाइनिंग या किसी भी तरह की लाइनिंग यहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं करें, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो पानी है ना, इस कनाल के अंदर जो भी वाटर फील्ड होगा, ये वाटर फ्लो करने लगता है, सॉरी, ये वाटर परकोलेट होने लगता है। तो ये आसपास के जो वेजिटेबल्स हैं, आसपास के जो एरिया है, उसमें जो भी हमारा सीड्स है, उसको ये वाटर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। और ये इस तरह का जो सिस्टम होता है, इसे हम नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन बोलते हैं। ये अनवांटेडली होता है, इसके लिए हम किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, बट हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है उसके चलते ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सरफेस इरिगेशन। डेफिनेशन की बात कर लें, डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया, बट डेफिनेशन भी थोड़ा हमें देखना है। सरफेस इरिगेशन क्या है? सरफेस इरिगेशन इज वेयर वाटर इज अप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल surface by gravity. It is by far the most common form of irrigation throughout the world, has been practiced in many areas. ये सबसे कॉमन टाइप है इरिगेशन का। यहाँ पे हम लोग पानी को सीधा सीधा वाटर अपने लैंड सरफेस पे प्रोवाइड कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज डन when slope of the land is less than 3%. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग पानी सरफेस पे सीधा सीधा कब प्रोवाइड करेंगे? जब जो लैंड की जो स्लोप है ना वो 3% हो। 3% का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि 100 मीटर के लेंथ में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। तो इस तरह का जब हमारे पास सरफेस होगा मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने के केस में क्या होगा? हम लोग सरफेस इरिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होने से ना जो भी पानी इस पर प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो फ्लो कर जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट के बारे में बात करें, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट ग्रेविटी और पंपिंग। तो इसमें क्या है कि वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ग्रेविटी या पंपिंग के थ्रू। द सॉइल शुड हैव मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन रेट टू अप्लाई सरफेस इरिगेशन। अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करें कि किसी भी सॉइल का अगर इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो ज़्यादा है, इनफिल्ट्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें जो भी वाटर हम प्रोवाइड करेंगे वो सारा पानी क्या होगा? तुरंत फ्लो कर जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो कि ये पूरा का पूरा सॉइल है, हमने पानी दिया, ये पानी तुरंत क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाएगा, या तुरंत परकोलेट हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या होगा? हमें हमारे सीड एरिया में पानी अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे? जब सॉइल थोड़ी क्लेई हो, है ना, क्ले टाइप का सॉइल हो, सैंडी सॉइल में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन इज अबाउट 75% इन दिस इरिगेशन सिस्टम। तो हमें यहाँ पे इफिशियंसी क्या मिलती है? इफिशियंसी हमें 75% मिलती है, इससे इसके अबाउट में मिलती है। इफिशियंसी का मतलब क्या है? इफिशियंसी का मतलब है यूटिलाइजेशन, कि हमने जितना पानी दिया उसमें से कितना पानी यूटिलाइज हुआ। मान के चलो कि हमने पानी पहुँचाया 100 क्यूमिक पानी दिया हमने, लेकिन इसमें से ये पानी कितना इस्तेमाल हो पाएगा? मैक्स टू मैक्स 75%, यानी कि 75 क्यूमिक इस्तेमाल हो पाएगा। यही मतलब है इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन इज अबाउट 75% इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लेफ्ट इरिगेशन। हमने पहले समझ लिया कि यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर जो क्रॉप को प्रोवाइड किया जाता है पंपिंग करके प्रोवाइड किया जाता है किसी लोअर लेवल से हायर लेवल पे, और इसको हम लोग लेफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बोले कि जब वाटर को सीधा सीधा सप्लाई किया जाता है तो उसको हम लोग सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। ये सारे वो डेफिनेशन है जो हमने आपको यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम को समझाते हुए आपको बता दिया था, वही सारे कुछ आपको यहाँ पे रिटर्न के फॉर्म में मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पेरेनियल इरिगेशन। ये भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे क्रॉप पीरियड में कांस्टेंट वाटर सप्लाई किया जाता है। फ्लड इरिगेशन क्या है? इसमें ये एक तरह का अनकंट्रोल्ड सिस्टम है। इसमें क्या है, इसमें जो भी आपका लैंड एरिया है वो पूरी तरीके से किससे डूबा होता है? पूरी तरीके से आपको ये पानी से डूबा हुआ होता है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, तो इसको हम लोग फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड है। कमिंग टू द सब सर्फेस, इसके भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यूजेज अ नेटवर्क ऑफ पाइप लोकेटेड अंडर जस्ट द ग्राउंड सर्फेस टू अप्लाई डिस infected infected fluent in the root zone of plant। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं सबसे पहले होता कैसे है। जैसे मान के चलो कि आपके पास ये पूरा लैंड है। अब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पानी है वो कम से कम अच्छी एफिशिएंसी के साथ हम लोग कम से कम पानी खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कर लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ज़मीन के नीचे रूट जोन में हम लोग यहाँ पे पाइप बिछा देते हैं। और ये पाइप क्या करता है? ये पाइप यहाँ पे जो भी प्लांट लगा है ना, इसके जस्ट रूट जोन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है? इससे सरफेस से होने वाले इवेपोरेशन। अब अगर मान के चलो कि आपके खेत में पूरा पानी भरा है, आपके खेत में पूरी तरीके से पानी भरा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी जो इवेपोरेशन का रेट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपका सॉइल का ऊपर वाला लेयर पूरी तरीके से सूखा हुआ हो तो उस केस में इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। तो ये फ़ायदा है सब सरफेस इरिगेशन का। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें बहुत कम रन ऑफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है सॉइल का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और सिर्फ इसे कैश क्रॉप रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर ना हो। बात करते हैं हम लोग नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के डायग्राम के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी बेसिन है जिसमें पानी भरा है, तो ये बेसिन से जो वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट होकर आसपास के एरिया में चला जाता है, तो यहाँ पे हमें जो इरिगेशन देखने के लिए मिलता है इसे हम नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमने इस तरह का पाइप बिछा दिया जस्ट सीड वाले एरिया में, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, हमने इस तरीके का पाइप बिछा दिया और ये पाइप में छोटी छोटी सी वॉइड्स है जो कि सीधा सीधा जो हमारा क्रॉप है उसके रूट जोन में पानी को प्रोवाइड करा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसमें पानी तो भले ही हमारा कम खर्च हो, इफिशियंसी अच्छी हो इरिगेशन की, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये हम तभी इंप्लीमेंट करते हैं जब बाकी सारे जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करें। बात करें हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में, तो मेथड ऑफ इरिगेशन को हम लोग टोटल यहाँ पे 7 टाइप्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला है फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज बॉर्डर फ्लडिंग, नेक्स्ट इज चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फॉरो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले आपको बता दूं, आगे भी हालांकि इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ना ये मेथड में, वैसे वैसे हमारी इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन क्या है वो बढ़ रही है। मतलब ये सबसे कम सबसे फर्स्ट वाला सबसे कम जो है आपका इफिशियंट है, सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इफिशियंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? सबसे फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा रेयर है। कब इस्तेमाल किया जाता है रेयर वाला सिस्टम? जब हमारे बाकी सारे मेथड्स को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँ। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये फ्री फ्लडिंग है, ये ऑर्डिनरी फ्लडिंग है, या इसे हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। द फ्री फ्लडिंग टेक्निक इज परफॉर्म्ड बाई excavating ditches in the irrigation land as shown in figure. From the main supply ditch, water is collected to the subsidiary or lateral contour ditches. These subsidiary ditches are excavated either along the contour or above or below the slope of the area. तो आपके लिए यहाँ पे समझना क्या है कि हमारे पास मान के चलो कि ये मेन सप्लाई है। इस मेन सप्लाई को हमने क्या किया? हमने यहाँ पे डिचेस बना दिया। डिचेस मतलब आप ये समझ सकते हो इस तरह का जो आपको मेड़ दिख रहा है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वाटर को फ्लो करवा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब्सिडरी डिचेस से जो है यहाँ पे हम लोग ओपनिंग्स दे देते हैं और ये ओपनिंग पूरे खेत में हमारा जो पूरा लैंड एरिया है उसमें पूरी तरीके से पानी पहुंच जाता है। बहुत ही कॉमन सिस्टम है, इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल का मतलब आपने एक बार पानी छोड़ दिया तो फिर वापस से आप उस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ही कॉमन मेथड है। जब वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो, वाटर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो, वाटर की किसी तरह की कोई कमी ना हो, तो हम लोग इस तरह का इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं और ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है। बात करते हैं हम लोग बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में। ये कहीं ना कहीं आपके जो पिछले वाले सिस्टम को आपने समझा था ये उसी तरह का है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है
कि हम लोग यहाँ पे जो डिचेस है ना, डिचेस के यहाँ पे गेट जो हमने ओपनिंग दिया, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको बॉर्डर के फॉर्म में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्लोप होता है इस डायरेक्शन में। जैसे ही पानी यहाँ से निकल रहा है ना, ये धीरे 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 नीचे वाले एरिया में जाने लगेगा। इसमें हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो दो आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, दो बॉर्डर दिख रहा है, इसके बीच का जो गैप होता है ये 10 to 20 मीटर के बीच में होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 100 to 400 मीटर के बीच में होती है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि अगर हमसे पूछा जाए कि हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमें कितना टाइम तक इरिगेशन करना है, तो उसके लिए भी फार्मूला है, कितना एरिया इरिगेशन किया जा सकता है उसके लिए भी फार्मूला है, उसे मैं इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। वाटर फ्लडिंग के केस में इस तरह के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने के लिए हमें मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग भी बहुत सिमिलर है आपके ऑर्डिनरी फ्लडिंग के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में क्या होता है ना, एक चेक लाइन अवेलेबल होती है इस तरह की, ताकि जो भी पानी एक्स्ट्रा आ रहा है वो इस चेक लाइन में या इस चेक वाले डिचेस में कलेक्ट हो जाए और ये वापस से पानी दूसरी जगह पे यूटिलाइज हो सके। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं ना, अलग अलग टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो वाटर की यूटिलाइजेशन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम वाटर को बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग बेसिकली कुछ है नहीं, आप अपने घर पे जो ओचार्ट्स होता है, जब हम लोग बागवानी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस तरह की देख सकते हैं वहाँ पे बेसिन फ्लडिंग का केस क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे डिचेस को सीधा सीधा कनेक्ट कर देते हैं, एक हम गड्ढा बना देते हैं, आप गड्ढा बोल सकते हो, अलग अलग शेप का हो, सर्कुलर हो, ओवल हो, रेक्टेंगुलर हो, और इसमें हम लोग वाटर को प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे आपकी ट्रीज लगी हुई है। तो बागवानी के केस में या सपोज आप छोटे मोटे पौधे लगा रहे हो, वहाँ पे इस तरह का इरीगेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये क्या होता है, ये भी वाटर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, वाटर को प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं। फरो इरीगेशन क्या है? फरो इरीगेशन एक ऐसा इरीगेशन सिस्टम है जहाँ पे हम लोग फरो बनाते हैं, यानी कि रिज और फरो इस तरह का। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जो रिज दिख रही है ना, यहाँ पे किसी भी प्लांट को लगाया जाता है और फरो में पानी छोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो फरो में वाटर है, ये फरो वाला वाटर जो है यहाँ पे सब सरफेस टाइप से ये वाटर जो है नीचे से सीड्स एरिया में पानी पहुँचा पाता है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा एरिया है उस एरिया का मैक्सिमम 50 to 60% ही वेट होता है। मतलब पूरे खेत को भिगोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस डिचेस को भिगो दोगे तो आपकी खेती प्रॉपर तरीके से, आपका इरीगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। डेफिनेशन की बात करें, फरो इरीगेशन इज ऑल्सो suited in growing of tree crops in the early stages of tree planning. One furrow alongside the tree row may be sufficient, but as the tree develops, then two or more furrows can be constructed to provide sufficient water. Sometimes a special zigzag system is used to improve the spread of water. तो अब बात करते हैं स्प्रिंकल। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके यहाँ पे एक इमेज लगा है, इस तरह के इरीगेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलिंग बोलते हैं। स्प्रिंकलिंग का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? सबसे पहले ये नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो इफिशियंसी होती है वो अप्रॉक्स 85% होती है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग स्प्रिंकलिंग करते हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ से ये पानी पानी चारों तरफ निकल रहा है ना, तो ये जो एरिया कवर करता है ना, ये सर्कुलर एरिया होता है। और हमारा अगर लैंड है, मान के चलो रेक्टेंगुलर, तो ये कोना वाला एरिया हो या बीच वाला एरिया हो, इस तरह का जो बीच में एरिया आ जाता है जो कि आपके सर्कल से कवर नहीं हो पा रहा है, वो एरिया अनइरीगेटेड रह जाता है। इसका सिर्फ यही नुकसान है, बाकी इसमें जो इफिशियंसी है वो बहुत बेहतर है। और इस तरह का इरीगेशन हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा स्लोपिक हो, ज़मीन बहुत ज़्यादा स्लोपिक है, पानी ज़्यादा देर रुक नहीं सकता है, वो तुरंत रन ऑफ हो जाएगा उसका, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंसी बेहतर होती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें मैकेनिकली वाटर को प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें यहाँ पे पंप का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ये सारे पॉइंट्स को इंस्टॉल करना पड़ता है जहाँ से वाटर और ये सारा कुछ जो होता है अंडरग्राउंड होता है, तो ये थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट जो है हमें बाकी इरीगेशन सिस्टम से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज ड्रिप इरीगेशन, जिसके बारे में हमने बात किया था। हम लोग यहाँ पे पाइप को सॉइल लेयर के एबव या जस्ट बिलो हम लोग इस तरह का पाइप प्रोवाइड करते हैं, और ये पाइप में कंटिन्यूस बहुत स्लो रेट से वाटर जो है प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट प्लांट के पास जो भी हमारा क्रॉप है उसके जस्ट जड़ के पास ये पानी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे ये सारा एरिया क्या है, ये ड्राई है। और पूरा जब खेत या पूरा का पूरा लैंड जब आप भिगोने से बचोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी का कम से कम खर्च होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सीधा सीधा क्रॉप को प्रॉपर तरीके से पानी भी मिल जाता है। इसका इंस्टॉलेशन खर्च बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो अप्रॉक्स 90% होती है। इसका मतलब इरीगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग टाइप का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो इरिगेशन है वो अलग अलग 7 टाइप से किया जा सकता है, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले फ्री फ्लडिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फ्री फ्लडिंग क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी बॉर्डर फ्लडिंग क्या है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी चेक फ्लडिंग क्या है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिन फ्लडिंग क्या है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो हमारा फरो इरीगेशन है वो क्या है, स्प्रिंकल इरीगेशन क्या है, और ड्रिप इरीगेशन क्या है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक फार्मूला हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ईएससी या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, तो उस फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बॉर्डर फ्लडिंग के केस में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा जो है वो हमारा सबसे पहले हमें टाइम के लिए फार्मूला दिया गया है। टाइम का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2.303। इसके बाद हमें करना है y/f
वाई बाई एफ लॉग क्यू बाई क्यू माइनस एफ है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अगले वाले क्लास में भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे जो आपको टी बता रहा है ना, ये टी बता रहा है कि हमें कितना देर पानी देना है। वाई क्या बता रहा है, वाई ये बता रहा है कि इस खेत में, इस लैंड में डेप्थ कितना होने वाला है पानी का। इसके साथ हमें जो एफ है वो क्या बता रहा है, वो हमें रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बता रहा है। क्यू हमें वाटर बता रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में कि कितना पानी हमें प्रोवाइड करना है। तो कितना पानी प्रोवाइड करना है या कितना पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा किसी खेत को इरिगेट करने में, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। दूसरा एक और फॉर्मूला है इसके साथ साथ कि मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट किया जा सकता है वो कितना होता है, वो क्यू बाई एफ के बराबर होता है। क्यू क्या है, कितना पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, एफ क्या है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और हम लोगों ने आज जो है यहाँ पे हमने इरिगेशन का टाइप और इरिगेशन का फर्स्ट चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आने वाले वीडियोज़ के लिए